नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राज। और चलिए अब हमारे बुलेटिन मुद्दा की शुरुआत कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल और हरियाणा समेत देश में अलग अलग हिस्सों में सेंट्रल ट्रेड यूनियन के 48 घंटे के भारत बंद का असर दिखने लगा है। देश में बड़ी संख्या में कर्मचारी बंद में हिस्सा ले रहे हैं। पश्चिम बंगाल में लेफ्ट कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं। बंगाल के जादवपुर में लेफ्ट कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं हरियाणा में भी भारत बंद का असर देखा जा रहा है। बंद की वजह से 3000 बसों के पहिए थम चुके हैं। हरियाणा में कई मांगों को लेकर रोडवेज कर्मचारी लंबे समय से विरोध जता रहे हैं। पुरानी पेंशन बहाली, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना और निजीकरण के खिलाफ बंद बुलाया गया है। बंद की वजह से जींद में दिल्ली, आगरा और अन्य लंबे रूटों की सेवाएं बाधित हो गई हैं। यूनियन ने कहा कि ये बंद सरकार की कर्मचारियों, किसानों और आम नागरिकों को प्रभावित करने वाली नीतियों के खिलाफ 28 और 29 मार्च को बुलाया गया है। यूनियन के अनुसार केंद्र की मोदी सरकार लगातार कर्मचारियों को निशाना बना रही है। सरकार ने हाल ही में पीएफ पर मिलने वाले ब्याज में 8.5% से 8.1% कटौती की। इसके अलावा पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतें बढ़ रही हैं। बैंक यूनियनों ने 2 दिवसीय 28 और 29 मार्च को हड़ताल की घोषणा की है। बैंक कर्मचारी निजीकरण के खिलाफ बंद में शामिल हुए हैं। Near about 50 crore working class representing 10 central trade unions and the Kisan movement has jointly given this call to protest 2 days nationwide strike. According to our sources and knowledge, near about 25 crore people will participate this strike. Coal, steel, port and dock, banking sector, insurance sector and other central government public sector units, and this traditional unorganized sector is like Anganwadi, ASHA, midday meal and this building and construction workers union and this municipal workers union and this Hamali, etc., etc. Near about 25 crore people will participate this strike today and tomorrow. So we appeal the people of this Andhra Pradesh, you please cooperate and give solidarity to this Deshabhakti Yuta Samya. Why? Because Narendra Modi and this Amit Shah this implementing the anarchy economic policies in this country. Due to that, the entire public sector will go out and this crores of the workers will getting into streets. This is the main problem. And not only that, working class fought several years onwards. Due to that, 44 trade union laws are implementing in this country now. This BJP government under the Amit Shah and Narendra Modi is clubbing only 4 codes. These 4 codes will go implementing from April 1st onwards. This World Foolish Day, this foolish government is going to implement that 4 labor codes. We are demanding to ban this. कर्मचारियों की मांगे थी वो सरकार नहीं मान रही है। और अब जो ये साझा मोर्चा हरियाणा रोडवेज में शामिल है, तो साझा मोर्चा में जो सभी यूनियन इकट्ठी होकर तो ये हड़ताल की घोषणा की है। और 28-29 हड़ताल जो है पूर्ण रूप से चक्का जाम रहेगा। और जो 2-4 बसें चली हुई हैं वो सिर्फ किलोमीटर स्कीम की है, वो हरियाणा सरकार की नहीं है, वो ठेकेदार की बसें हैं। तो जो कर्मचारी मांगे हैं पुरानी पेंशन बहाल करे। और मैं मुख्यमंत्री से एक विनती करता हूँ, पुरानी पेंशन बहाल करें मुख्यमंत्री जी, क्योंकि कर्मचारी बहुत परेशान है। कर्मचारी की मांगे बहुत बहुत मांग बढ़ी है। 2016 वाले चाल को पक्का किया जाए और बहुत सारी मांगे हैं जोखिम भत्ता। ये प्रोटेस्ट, ये जो लॉ है, मोदी सरकार जो लॉ लाया है, श्रमिक विरोधी लॉ है, उसको विरोध करके हमारा प्रोटेस्ट करते हैं। दरदाम वृद्धि ज़्यादा होता है। श्रमिक कोड का जो बातिल हुआ नहीं है, 4 कोड है, श्रमिक कोड बनाया है, उसको भी बातिल करते हैं। बातिल करने के लिए हम आंदोलन करते हैं। सामाजिक सुरक्षा नहीं है, सामाजिक को सुरक्षा देने वाले प्रोविडेंट फंड से जो अंशोधन को उसको निकाल दिया है। सर्वोपरि ये जितना है काम किया है वो पूंजीपति के लिए सब किया है। ये टाटा, बिरला, डालमिया, गोयंका, इसीलिए जो पूंजी बढ़ता है
श्रमिक लोग का आइन को कार्यकारी करते नहीं है, श्रमिक लोग का श्रम कोड को बातिल किया नहीं है, एक कालाधन को रोकना नहीं है। सब कुछ ऐसा मोदी जो जन विरोधी नीति लाया है वो जन विरोधी नीति को विरोध। चलिए अपने मुद्दे का हम रुख कर लेते हैं। भारत बंद का आह्वान आज किया गया है। देश के अलग अलग हिस्सों से बंद की तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। इसी मसले पर अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। शुभेंदु शेखर अवस्थी से इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आरबी उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, और नेता कांग्रेस अमित तावरे जी भी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है ANB न्यूज पर। शुभेंदु जी, शुरुआत आप ही के साथ कर लेते हैं। सर, पश्चिम बंगाल और हरियाणा समेत देश के अलग अलग हिस्सों से भारत बंद की खबर सामने आ रही है, तस्वीरें भी सामने आ रही है। वजह एक ही है, केंद्र सरकार की नीतियों से परेशान है लोग। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। अभी किसान आंदोलन भी हुआ 1 साल तक। अब चुनाव में 2-3 महीने आराम हो गया इनको, तो फिर विपक्ष अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करेगा। यही लोकतंत्र है और इसी बेसिस पर वो मुद्दों को ले रहे हैं। आप देखिए, अभी किसान आंदोलन के लिए जो सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी बैठी, उसने ये बताया कि 72 में से 67 किसानों के संगठन वो इस बिल के पक्ष में थे कि ये इंप्लीमेंट होना चाहिए। तो इस तरीके की हड़तालें पॉलिटिकली मोटिवेटेड रहती हैं, और खासकर हमारे हिंदुस्तान में तो खासकर ये चीज़ें हैं कि जब चुनाव हार जाओ, पब्लिक आपको नकार दे, तो अब इनको डेवलपमेंट की ओर बढ़ने ना दिया जाए। तो इस तरीके की 2 दिन के लिए हड़ताल है। पूरे देश में बहुत सारे लोग उसमें इफेक्ट होंगे। मांगों की नोटिस नहीं दी गई, सरकार से बातचीत नहीं हुई, और जिस तरीके से ये आंदोलन किया जा रहा है, ये केवल भारत को पीछे ले जाने के लिए है। खासकर मैं एक बात कहूंगा, अभी बहुत सारे आंदोलन हुए पिछले 1-2 साल में, आपने देखे होंगे। किसान आंदोलन हुआ, उससे पहले CA आंदोलन हुआ, उसके बाद पहले JNU में आंदोलन हुआ, भारत तोड़ो आंदोलन, और हिजाब का आंदोलन हुआ। इन सब आंदोलन में जब ये आंदोलन खड़ा होता है तो कांग्रेस साथ में खड़ी हो जाती है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस को लगता है हम अपने बलबूते पर कोई आंदोलन खड़ा नहीं कर सकते, पब्लिक नहीं आएगी, तो कभी किसानों के नाम पर, किसानों के आंदोलन के साथ खड़े होकर, कभी मुस्लिम समाज में हिजाब के आंदोलन में उनके साथ खड़े होकर, कभी CAA आंदोलन में, CAA में जो राष्ट्र विरोधी लोग थे उनके साथ खड़े होकर हमारा विरोध करना कांग्रेस ने एक तरीका निकाल लिया है कि अपने दम पे तो होता नहीं है, जो आंदोलन हो उसमें अपने को जोड़ लो, चाहे वो आंदोलन सही है, गलत है या कुछ है। तो यही मैं आपके चैनल पे ये कहना चाहता हूं कि इन आंदोलनों में बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। ये लोग जिस विषय को लेकर आंदोलन कर रहे हैं उस विषय पर भी वो क्लियर नहीं है। चलिए ठीक है, आज किस विषय पर आंदोलन हो रहा है शेखर जी, आज के जिन विषयों पर आंदोलन हो रहा है शेखर जी, उसी पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं अन्य दोनों मेहमानों का भी एक रिएक्शन ले लेती हूँ। अमित तावरे जी, जो भारत बंद का आह्वान आज किया गया, देश के अलग अलग हिस्सों से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो पूरा पॉलिटिकली सपोर्टेड है और आप ही ने उसको सपोर्ट दिया है। देखिए, कांग्रेस पार्टी इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है और 130 साल से ज्यादा हमारी पार्टी को हो गया है, और हमारी पार्टी का एक गौरवमय इतिहास रहा है देश की आज़ादी के योगदान में। चाहे देश की जनता के साथ जो लड़ाई हमने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी हो, बाकी किसी पार्टी का तो ऐसा इतिहास रहा नहीं है। तो सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हमारी भी बनती है जब पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक महंगाई से हाहाकार मचा हुआ है, रोज जो है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, और इस नकारा सरकार के भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते हैं कि चुनाव में जनता हमको जिता रही है। अरे तो मेरे भाई, इस विश्व में कई ऐसे उदाहरण हैं, कई ऐसे तानाशाह रहे हैं जो लगातार चुनाव जीते हैं, लेकिन आज हम उनको बुरी यादों के रूप में याद करते हैं। तो चुनाव कोई बड़ी बात नहीं होती है, लोकतंत्र है, हार जीत होती रहती है। और भाजपा नेता को ये भी याद करना चाहिए कि
50 साल से ज्यादा इन लोगों ने इंतजार करा है, जब जाके इनकी पहली सरकार पूर्ण रूप से बन पाई है। तो ये जो ज्ञान देते रहते हैं कि जनता जिता रही है और ऐसा है वैसा है, तो महंगाई से कोई सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता। लोकतंत्र में जो पार्टी जीतती है और जो पार्टी हारती है, तो जो पार्टी हारती है उसकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि सरकार के कामों में निगरानी रखे। और भारतीय जनता पार्टी को तो ये हक ही नहीं है इस बारे में बोलने का। मनमोहन सिंह साहब के टाइम जब 10 पैसे, कांग्रेस पार्टी अकेले अपने दम पर कोई आंदोलन खड़ा नहीं कर सकती, इसलिए जब अलग अलग लोग या अलग अलग यूनियंस आंदोलन करते हैं तो उसमें शामिल हो जाती है। जितना समय आपने भाजपा नेता को दिया, यदि आप मुझे दोगी तो मेरे साथ न्याय होगा, मुझे ऐसा लगता है। यदि आप बीच में बोलोगे तो कैसे पूछूंगी सर, अगर मुझे लगेगा आपसे कोई सवाल पूछना है तो मैं पूछूंगी। या तो आप स्क्रिप्ट दे दे, मैं तो बोलता जाऊंगा। जी दोबारा अपनी बात रिपीट कीजिएगा। मुझे अपनी बात पूरी करने का मौका तो दो, यदि आपने बुलाया है मुझे। सर आपको पूरा मौका मिल रहा है। मेरी बस इतनी सी बात थी कि अगर मुझे बीच में बोलने का होगा, अगर मुझे कोई सवाल पूछना होगा तो मैं पूछूंगी, और अगर आप कोई आरोप मुझ पर लगा रहे हैं तो बात अलग है। जो आपने पहले पूछा उसका जवाब तो ले लो आप, उसके बाद आप दूसरा सवाल करो। आप मुझ पर कोई आरोप लगा रहे हैं तो वो बात अलग है। अमित जी अब आप अपनी बात जारी रख सकते हैं। तो मेरा कहना यही है कि वो भारतीय जनता पार्टी जो 10 पैसे जब मनमोहन सिंह साहब के टाइम पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ते थे, तो इनके मुख्यमंत्री साइकिलों पे नौटंकियां करते थे, पूरे देश में बैलगाड़ियां चलाते थे, चाहे स्मृति ईरानी हो, चाहे राजनाथ जी हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, जितने लोग हों। आज वो लोग हमको ज्ञान दे रहे हैं कि मतलब महंगाई कहीं नहीं है, ये सिर्फ चुनाव में जनता जिता देती है तो सर्टिफिकेट मोहर लग जाती है। और ये किस कांग्रेस पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं कि हमको आंदोलन खड़ा नहीं कर सकते। अरे भाई, इतिहास गवाह है, आपका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जब 1924 में बना था, उसने क्या योगदान दिया देश की आजादी में। यदि कोई आंदोलन इस देश की जनता के साथ खड़ा करा था अंग्रेजों के खिलाफ, तो कांग्रेस पार्टी ने खड़ा किया था। हो सकता है आप इतिहास को बदल रहे हो, लेकिन आपका क्या योगदान रहा है संघ का, जनसंघ का, भारतीय जनता पार्टी का, ये सभी देश की जनता बहुत अच्छे से जानती है। तो इस सवाल का जो जवाब है अपने आप में मिल जाता है, क्योंकि कांग्रेस तो आंदोलनों से खड़ी हुई पार्टी है। कोई धार्मिकता के आधार पे हम लोग राजनीति नहीं करते, हम देश के लिए राजनीति करते हैं। तो ये बात तो कहना बिल्कुल न्याय संगत नहीं है कि कांग्रेस जो है अपने बलबूते कोई आंदोलन खड़ा नहीं कर सकती। अब आप मुझे अगला सवाल करिए, मैं जवाब दूंगा। चलिए पहले मैं आरबी उपाध्याय जी का एक रिएक्शन ले लेती हूँ। आरबी उपाध्याय जी, आपने दोनों ही पक्षों की बात सुन ली सर, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब लोकतंत्र में सवाल पूछने का अधिकार शायद किसी को ही नहीं रहा है, किसी से सवाल नहीं कर सकते, अब लोगों को सवाल सुनना पसंद नहीं है। उपाध्याय जी। पल्लवी, क्योंकि जनता की समस्याएं हैं और उनका निराकरण सरकारों का दायित्व होता है। चुनाव जनता जिताती है, बात ठीक है, लेकिन जनता आपको क्लीन चिट नहीं दे देती है, जनता आपको ये सर्टिफिकेट नहीं दे देती है कि उसकी जो महंगाई या बेरोजगारी आप उसका कोई सरोकार न रखें या आप उसका कोई संज्ञान न लें। जिताती है, वोट करती है और उम्मीद करती है कि भी सरकार महंगाई से मेरी रक्षा करेगी, मुझे कहीं ना कहीं राहत प्रदान करेगी, लेकिन कामोबेश ऐसा नहीं हो रहा है। अब ये हालात देखिए, जो कर्मचारी यूनियन है जी, चाहे वो रोडवेज है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट है, चाहे बिजली कर्मचारी हैं, रेलवे है, इंश्योरेंस है, टेलीकॉम है, सबके सर के ऊपर एक तलवार लटकी हुई है प्राइवेटाइजेशन की, और वो कांग्रेस ने शुरू किया था। आज कर्मचारी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। प्राइवेटाइजेशन करिए, लेकिन उससे मजदूर की आजीविका प्रभावित ना हो। वो भी चाहता है कि उसे भी एक सिक्योरिटी मिले, वो अपने आप को सुरक्षित फील करे। बिल्कुल। ये असुरक्षा का जो माहौल है, इसमें पल्लवी पुरानी पेंशन को खत्म किया गया। अब देखिए, सुरक्षा नहीं रही बुढ़ापे की, वृद्धावस्था में कमाने लायक रहता नहीं, उसका सहारा वही पेंशन होती थी। और फिर पेंशन एमएलए एमपी को क्यों मिलती है? एमएलए एमपी की पेंशन क्यों नहीं खत्म की गई?
एक एक MP MLA 4-4, 5-5, 6-6 पेंशन ले रहा है। विडंबना नहीं है? कितनी बड़ी विडंबना है कि सरकारी कर्मचारी 40 साल सेवा करेगा, उसको पेंशन देने का या पेंशन लेने का कोई हक नहीं है। और एक जनप्रतिनिधि जो जनता का सेवक है वो 5-5 पेंशन ले सकता है, उसके लिए 10-10 पंजाब पेंशन ले सकता सरकार ने है। बड़ी अच्छी ये पहल शुरू की है उपाध्याय जी, जो भगवंत मान ने ऐलान किया है कि अब बस एक ही का फायदा मिलेगा विधायक को। पल्लवी, सबको आगे आना चाहिए, बिल्कुल। कांग्रेस को भी, बीजेपी को भी, सारे दलों को आगे आकर कहना चाहिए कि भाई एक पेंशन लेंगे, बाकी नहीं लेंगे, बल्कि पेंशन बंद ही कर देनी चाहिए। जब कर्मचारियों की पेंशन बंद हो रही है तो जनप्रतिनिधि की किस बात की पेंशन? उसे भी जितने दिन काम करता है वेतन भत्ते सब मिलते हैं, तो उसकी पेंशन बिल्कुल बंद न हो जानी चाहिए। एक बार की पेंशन भी क्यों मिलनी चाहिए उसे? मैं तो एक बार का भी पक्षधर नहीं हूं। ये अगर कानून से देश चलता है, एक देश एक संविधान एक कानून, तो ये थोड़ा है कि भी कर्मचारी मजदूर के लिए अलग कानून होगा, जनप्रतिनिधि के अलग कानून होगा। जब पेंशन बंद कर रहे हैं तो एक पेंशन भी बंद कर दी जाए, अच्छा उदाहरण पेश होगा। और अब ये मांग जोर पकड़ने लगी है। कई स्टेट ने पुरानी पेंशन बहाल की है, जिन्होंने नहीं की है उन पर दबाव बढ़ता चला जाएगा और उनको भी ये लागू करनी पड़ेगी। मैं मानता हूं, देखिए जनता है, जनता की कोई अपेक्षाएं आशाएं बहुत ज्यादा जो राजनीतिक नेताओं की तरह नहीं है कि एक बार चुन गए हैं तो पूरे 7 पीढ़ी का बंदोबस्त कर लेना है। वो नहीं, वो तो अपने बुढ़ापे को, जब वो काम के लायक नहीं रहेगा तो चाहता है कि उसकी जीवन और उसका बुढ़ापा सुरक्षित रहे। तो कोई बेईमानी नहीं है, होना भी चाहिए। एक आदमी 40 साल अपनी सेवा देता है सरकार को, 35-40 साल, तो उसे असहाय तो नहीं किया जा सकता, उसे ऐसे ही तो नहीं छोड़ा जा सकता। सरकारों का दायित्व है। एक कर्मचारी कहीं प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है 5-10 साल, तो वो मालिक भी सोचता है कि इतने साल इसने सेवा की है, इसके लिए कुछ न कुछ बंदोबस्त करूं, और वो करता है। तो कर्मचारी यही अपेक्षा सरकारों से करता है कि उसका जीवन स्तर, उसका जीवन यापन सही तरीके से और सुरक्षित हो। आजादी के इतने सालों बाद भी वही मुद्दे हैं, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य। हम कहते हैं बहुत विकास किया हमने, कांग्रेस भी कहती है हमने पूरा विकास कर दिया था, फिर पानी नहीं क्यों नहीं मिल पाया? हर घर नल योजना लाई जा रही है ना। अगर पहले हर घर में नल होता तो फिर ये जरूरत क्यों पड़ती? गांव का स्कूल टूटा पड़ा है पल्लवी, न उसमें बिजली है, न पानी है, न टीचर है। जहां गरीब आदमी का, समाज के अंतिम व्यक्ति का बच्चा पढ़ता है, वो कब सुधरेगा? कौन सुधारेगा उसको? कौन उसकी जिम्मेदारी लेगा? गांव में जो व्यक्ति रहता है उसको भी पढ़ने का अधिकार है, उसको भी स्वास्थ्य का अधिकार है कि बीमार हो जाए तो उसे गांव में दवा तो मिल जाए कम से कम। उसके लिए वो शहर भागेगा, बड़े अस्पताल में जाएगा। तो बहुत सारी विडंबनाएं हैं, काम करने की जरूरत है। बिल्कुल, और सरकारों को खुद संज्ञान लेने की जरूरत है। जरूरत न पड़े कि कर्मचारी हड़ताल पर जाए। हड़ताल से करोड़ों का नुकसान होता है, देश पीछे जाता है। लेकिन विडंबना ये है, आज जो हड़ताल हो रही है उसमें हरियाणा तो ऐसा राज्य है जहां पर काफी लंबे समय से रोडवेज कर्मी हड़ताल कर रहे थे। शेखर जी, आपको तो जानकारी होगी, इसका तो चुनावों से भी कोई लेना देना नहीं था। रोडवेज कर्मी हरियाणा में काफी समय से आंदोलन कर रहे हैं और अपनी अपनी मांगों को रख रहे हैं जी। तो इसे तो सर पॉलिटिकल मोटिवेटेड नहीं कह सकते आप। पल्लवी जी, 2 चीजें हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो बात बोला उनको तो मैं जवाब नहीं देना चाहूंगा कि किस तरीके से कांग्रेस के समय पर जब हम विपक्ष में थे तो हम छोटे छोटे मुद्दे को पूरे देशव्यापी आंदोलन में लेके जाते थे और एक अच्छे विपक्ष की भूमिका निभाते थे, सकारात्मक भूमिका निभाते थे। आवाज यदि जरूरत पड़ी
जब जरूरत पड़ी तो हमारे अटल जी विदेश मंत्री के रूप में, उनके कहने पर विशेष मंत्री के रूप से, एक विशेष व्यक्ति के रूप में यूएन में भी गए थे कांग्रेस की सरकार में। हमने बड़ा सकारात्मक ध्यान दिया देश को विकास के लिए। और उपाध्याय जी ये बोल रहे थे, तब हमको उनकी बातों से, उनके जवाब से कहीं ना कहीं वामपंथी विचारधाराओं का बड़ा बड़ा प्रभाव दिखाई दे रहा है। और उस समय क्या है कि देखिए, ये आज भी और आज से कुछ दिन पहले जब हम उत्तर प्रदेश के एक डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहे थे जिस पर पेंशन का विषय था, उस दिन भी इन्होंने यही बात कही थी। आज मैं उसी को रिकॉल कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि खाली पूरे देश में खाली सरकारी नौकर ही ऐसा एग्जीक्यूटिव है जिसको पेंशन मिलनी चाहिए क्या? क्या बाकी लोग जिनको बुढ़ापे में कोई पैसा नहीं चाहिए, जो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं? इसलिए पूरे देश में 2004 के पास हमने एक ऐसा पेंशन सिस्टम निकाला जिससे सरकार के ऊपर बोझ कम हो, उनकी सेविंग से लगातार सेल्फ सस्टेनेबल सिस्टम बने, और उसको लागू भी किया गया। आपके विधायक नहीं बढ़ा रहे सर आपका बोझ? ये बात कही है। ये तो विधायकों के लिए व्यवस्था कर जी, आपके विधायक नहीं बढ़ा रहे हैं अभी क्या? आपके विषय पे आ रहा हूं, मैं बता रहा हूं उस पे, और उसके अंदर जो भी चेंजेस करने हैं उसकी भी बात करिए। वन रैंक वन पेंशन के ऊपर जब सिपाहियों की भी बात करी तो इन सब लोगों ने बहुत बड़ी विरोधारा किया कि किस तरीके से सरकार को विरोध करे। सरकार का विरोध करते करते ये उपाध्याय जी और इस तरीके की मानसिकता के लोग, जो कांग्रेस के लोग और विपक्ष के लोग थे, उन्होंने ये भी नहीं देखा कि इसका विरोध हम सरकारों का कर रहे हैं, पर देश का भी विरोध हो रहा है, देश भी गर्त में जा रहा है। मैं बार बार कहता हूं कि देश में आज के समय पर एक बहुत बड़े चेंजेस की रिक्वायरमेंट है। चाहे वो प्राइवेट नौकरी करता हो, चाहे वो सरकारी नौकरी करता हो, उसको इलाज का प्रभाव होना चाहिए, इलाज का फायदा होना चाहिए, उसको शिक्षा का फायदा होना चाहिए। हर व्यक्ति जो इस भारत में पैदा होता है उसको विद्या का, शिक्षा का और स्वास्थ्य का सब लाभ मिलने चाहिए। इस प्रयास में सबका साथ, सबका विकास, किसी भी जात, किसी भी धर्म, सबके विकास के लिए बात की जा रही है। आज 5 लाख रुपए का यदि हम 365 रुपए देकर इलाज करा सकते हैं किसी भी हॉस्पिटल में जाकर, तो उपाध्याय जी ने इसको नहीं कहा कि ये एक बड़ी अच्छी योजना थी, और 16 करोड़ लोगों ने पिछले 2 सालों में उसको योजना लाए। आज गरीबों के लिए घर क्यों नहीं बनना चाहिए था? 70 सालों तक घर क्यों नहीं बनाया गया? आपने उपाध्याय जी पिछले की सरकारों को ये बात नहीं बोली, पर प्रधानमंत्री जो गरीब आवास योजना आई तो 6 करोड़ लोगों ने अपने घर लिए और जगह जगह पर ले रहे हैं, घर बन रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं कि ये पूरे देश का विकास एक दिन में नहीं होगा उपाध्याय जी, समय लगेगा, पर हम उस राह पे चल चुके हैं, उस रास्ते पे चल चुके हैं। और हमने पिछले 7 सालों में इतने काम कर दिए, जहां पर उत्तर प्रदेश में खाली एक एम्स होता था, वहां पे 57 मेडिकल कॉलेजेस को लगा के स्वास्थ्य की बात करी है। स्कूल और कॉलेजेस के अंदर हो सकता है बिल्डिंग टूटी हो, तब टीचरों को लगाया है और उसका भी विकास कर रहे हैं। आप जाके उत्तर प्रदेश में 1-2 स्कूल जो टूटे हैं उसकी बात करते हो, पर जहां पर 90% स्कूल ठीक हो गए हैं, वहां की पढ़ाई हो रही है, उसकी भी बात कर लो। हमेशा नेगेटिव बातें करने से, सरकार के विरोध में बोलने से आप विपक्ष में तो रह सकते हो, पर जनता का विश्वास नहीं जीत सकते, ये बात कहना है मेरे को। अब शुभेंदु जी, इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं। पहली बात तो ये कि चलिए आप बोझ कम करना चाहते हैं सरकार का, तो विधायकों को ये जो 5-5, 6-6 आप अलग अलग लाभ दे रहे हैं उनको कम कर दीजिए। और सुनिए मेडिकल कॉलेज की बात या फिर पूरे देश में आप स्वास्थ्य सुविधाओं की बात कर रहे हैं। कोविड के समय में हमने देख लिया था कि हमारे देश में स्वास्थ्य सुविधाएं कितनी दुरुस्त हो गई थी। और तीसरी बात ये सर कि आप ले तो जनता से ही रहे हैं ना, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, कभी 50 पैसे कभी 60 पैसे आए दिन बढ़ रहे हैं, वो जा तो जनता के जेब से ही रहा है ना सर, वो कोई आप अपनी जेब से तो निकाल के नहीं दे रहे हैं। सरकार तो कोई, देखिए पल्लवी जी, सरकार कोई पैसा छापती थोड़ी ना है कि वो बांटेगी। मैं बार बार ये आपसे कह रहा हूं कि जिस समय पर पिछली सरकारों में कोई वैश्विक बीमारी आती थी तो लोग भूख से ज्यादा मरते थे, इलाज से कम मरते थे। 20 साल बाद इंजेक्शन, उसका जो वैक्सीनेशन है इंडिया में बनता था। यह पहली बार ऐसा हुआ है
कि कोरोना में पूरा अमीरी विश्व और परेशान गरीबी था। की जो खाई और है 15 शेखर जी, दिसंबर को आप आंकड़े अमेरिका में उठाकर जैसे देखेंगे चालू ना, हुआ अवस्थी साहब, और मैं आपको 14 बीच में जनवरी रोक को रही हूँ सर, लेकिन गरीबी और अमीरी की जो ये खाई है ना वो बढ़ती जा रही है। आप एक बार ढंग से एक इसके समय बारे पर- में जब देखेंगे, अमीर अमीर होता जा रहा है, मैं गरीब वही कह गरीब रहा हूं, होता जा रहा है। पल्लवी मैं वही कह रहा हूं, देश एक झटके से खाई की ओर जा रहा था, भागता हुआ जा रहा था। और आपने बचा लिया। 2014 में हमारी सरकार ने आके उसको रोका है। आप समझिए, मैं आपको डेट वाइज बता सकता हूं कि किस समय पर क्या क्या रहा। आप उपाध्याय जी का फोन 2010 जुड़वाइए। में 12% इन्फ्लेशन रेट था, 2010 में 12% था, 11 में 9% था, 12 में 9.75% था, 18 में 13 में 11% था, 14 में जब हमारी सरकार बनी तो 6.5% हुआ। और ऐसा कब होते 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 3.72 2019 में था। कोरोना के कारण थोड़ा बढ़ा और 2020 में 6.62 हुआ। मैं डाटा के साथ कहता हूं कि हमने अपने 7 सालों में बहुत अच्छी सरकार चलाई है, परंतु लोगों ने अपने आंखों के आगे चश्मा लगा रखा है, दिखता नहीं है। पर जनता को दिखता है, इसलिए जीत के आ रहे हैं। और जनता ही हमारे हर काम का मापदंड है। यदि हम गलत करेंगे तो जनता हमको उखाड़ फेंकेगी। चलिए अमित तावरे जी, अमित जी आवाज मिल रही है आपको? भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं ऊपर से लेकर नीचे तक कोई आंकड़े इनके पास तो रहते नहीं है किसी चीज को ये लोग प्रूफ कर पाए। अभी मैं उदाहरण को आपको, अभी 4 दिन पहले विश्व के खुशहाल देशों की एक लिस्ट आई है, 146 देशों को उसमें शामिल किया गया है। भारत का नंबर 146 में से 136वें नंबर पर है। आप कल्पना करिए कि देश का नागरिक कितना दुखी है कि 146 देशों की लिस्ट में हम 136वें स्थान पर हैं। पूछिए इनसे कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। ये तो झूठ बोलने वाले लोग हैं, लगातार झूठ बोलते हैं, झूठ पे झूठ बोलते हैं, 24 घंटे झूठ बोलते हैं, आंखों में आंखें मिलाकर झूठ बोलते हैं। क्या ये सच्चाई नहीं है कि हर साल इस देश में बेरोजगारों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, हमारे बेरोजगार युवा लगातार आत्महत्या कर रहे हैं? क्या ये सही रिपोर्ट नहीं है? क्या कोरोना के समय में ये लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जन कल्याणकारी लोगों के लिए कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं, देश को मिले खजाना जो है वो पैसा जो रुपया जो है वो सरकार नहीं छापती। अरे कोरोना काल के समय में जब पूरे देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष बचत कर रहे थे, उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री का प्रधानमंत्री निवास बनता था। उस कोरोना काल में 8,000 करोड़ से ज्यादा का जो है प्रधानमंत्री के लिए विशेष विमान खरीदा गया, नई संसद का निर्माण के लिए मंजूरी दी गई। ये भी इसी देश के लोगों ने देखा है। तो ये तो मतलब अब ये झूठ से बहुत ऊपर जा चुके हैं ये लोग। इनको सिर्फ बोलना है, इनको आंकड़ों से कोई मतलब नहीं है। ये किसी चीज को अपने पक्ष में साबित नहीं कर पाते। अब बोलने का क्या है, बोलते तो मैं कुछ भी बोल दूं, कोई कुछ भी बोल दे, लेकिन जो लिखा हुआ होता है, जो आंकड़े होते हैं, वो प्रमाणित करते हैं किसी भी सरकार को। और एक बार फिर कहूंगा, किसी भी सरकार का जीतना, किसी भी पार्टी का जीतना कोई ये सर्टिफिकेट नहीं है। आज यदि आप आम जनता से कैमरा ले जाके या माइक ले जाके पूछोगे कि भाई उत्तर प्रदेश योगी जी को जिता दिया है, क्या आप 200 रुपए लीटर पेट्रोल करते हैं, 150 करते हैं, तो जनता ये बोलेगी क्या? भाई जनता यदि आप पर विश्वास कर रही है तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको और लाभ प्रदान करें, उसका जीवन जो है आप और सुगम किस तरीके से बना सकते हैं वो करें, ना कि आप निर्लज्जता पूर्वक ये कहें कि हम तो जो भी कर रहे हैं, महंगाई बढ़ा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो हम करते रहेंगे क्योंकि जनता हमको जिता रही है। तो ये तो मैं इस चीज से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। और यही सरकार, यही भारतीय जनता पार्टी के लोग थे जो ये नारा देकर आए थे कि बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। अब जनता ये चिल्ला रही बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार हटाओ मोदी सरकार। तो आप देखिए 2024 में एक जनाक्रोश बहुत ज्यादा है। ये भले ही राज्यों में जीत सकते हैं, ये भले धार्मिकता के आधार पर राजनीति कर सकते हैं, लेकिन पूरे देश का एक ओवरऑल माहौल है जो कोरोना के समय भी देश के लोगों ने देखा, या कोरोना के बाद जो स्थितियां हैं जो अब संभल नहीं पा रही। मैं आपको बताऊं, लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई लगातार बढ़ रही है,
4 महीने जब चुनावों का समय था, विपक्ष चुनावों के 4 महीने के समय में बिल्कुल भी पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े, और ये लोग कह रहे हैं कि युद्ध के कारण ऐसा हो रहा है, देशों में ऐसा हो रहा है, इसके पेट्रोल डीजल बढ़ा रहे हैं। अरे रूस से आप 2% भी जो है कच्चा तेल आयात नहीं करते हो, ये लोकसभा में बताया गया है जब हमारे सांसद ने पूछा। तो ये इनको सिर्फ एक बहाना चाहिए किस तरीके से जो है जेब भरी जा सके। इनको किसानों की कोई चिंता नहीं है। मेघालय के राज्यपाल ने कहा कि जब मैंने मोदी जी से कहा कि भाई किस कृषि का जो कानून बनाया है आप इसको वापस दो, कितने किसान मर गए, तो उनका ये कहना था कि मोदी जी ने उनसे कहा कि कोई मेरी वजह से थोड़ी मरे हैं किसान। आप समझिए कि प्रधानमंत्री जी की इसको क्या कहा जाए, किसी देश के प्रधानमंत्री जब ऐसा कह रहा है। ये जीत सकते हैं, लेकिन जो अभी समय चल रहा है पूरी तरीके से ना जनता के हित में इनके निर्णय दिए जा रहे हैं, किसी के हित में नहीं है, सिर्फ व्यक्तिगत सरकार के हित में और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं। अमित जी जो फैसला पंजाब के मुख्यमंत्री ने लिया अपने विधायकों की पेंशन को लेकर, क्या कांग्रेस की जहां जहां सरकारें हैं वहां ये फैसले लिए जाएंगे? क्योंकि जिम्मेदारी तो सबकी बनती है ना, केंद्र की बनती है तो राज्य सरकारों की भी बनती है। देखिए, निश्चित तौर पर आकलन करेंगे, जो भी जनता के हित में फैसला होगा वो जरूर लिया जाएगा। अभी तो ये फैसला उन्होंने कहा है, अब इसके क्या परिणाम आते हैं क्या है वो देखा जाएगा, और निश्चित तौर पर जनता के हित में सभी सरकारों को फैसले लेना चाहिए। आर.बी. उपाध्याय जी, जनता के हित में फैसले अगर लिए गए होते तो मेरे ख्याल से सत्ता में होते, आप विपक्ष में नहीं बैठे होते। मैं किसान की बात करता हूँ, किसान कल भी आत्महत्या कर रहा था जब कांग्रेस की सरकार थी, तब भी कर्ज में डूबा हुआ था, और आज भी वो आत्महत्या कर रहा है, कर्ज में डूबा गया है। तो ये नहीं कह सकते हैं। आज जो आंदोलन हो रहा है, ये 48 घंटे का बंद है, इसकी मांगों को जरा पढ़ें। कांग्रेस के मित्र वो कह रहे हैं कि भी क्या कह रहे हैं, वो प्राइवेटाइजेशन को रोका जाए, आपने शुरुआत की थी। वो कह रहे हैं बैंकों को प्राइवेटाइजेशन ना हो, आपने शुरू किया था। तो कहीं ना कहीं आपकी नीतियां भी वही थी, ये बात अलग है। आज आप विपक्ष में हैं तो आपको वो सब चीजें आहत कर रही हैं, और जब आप सत्ता में थे तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आपने लागू नहीं की। तो ये देखिए, कथनी जो करनी का फर्क है ना, ये साफ दिखता है। अगर कोई भी राजनीतिक दल जनता के सरोकारों को अगर नकारता है तो जनता उसको नकार देती है। ये कह देने भर से नहीं होगा। देखिए, जनता सब समझती है, जानती है, लेकिन वक्त आने पर फैसला लेती है। कांग्रेस इतने साल सत्ता में रही, अगर पानी नहीं पहुंचा, अगर स्वास्थ्य का ढांचा बेहतर नहीं बन पाया, किसान कर्जदार रहा, तो उसे माफ नहीं किया जा सकता कि भी उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। जिम्मेदारियां थी। आज कह रहे हैं हम देखेंगे पेंशन के लिए, उस पर जनता पर क्या असर पड़ेगा। अरे एमपी एमएलए की पेंशन से जनता क्या क्या लेना देना, वो तो स्वैच्छिक रूप से उनकी है, अपनी है। क्यों नहीं आपने पहल की उसके लिए, जो आज एक दूसरी पार्टी ने की, जो उसने एक उदाहरण प्रस्तुत किया, वो आप भी कर सकते थे। बिल्कुल, आपने क्यों नहीं किया? आप तो सत्ता में थे, और वो सिस्टम आपके पीरियड में ही बना कि 10-10 पेंशन ले सकते हैं, और आपके पीरियड में ही पेंशन खत्म की गई, जिसके ऊपर आज आंदोलन हो रहा है। अगर आप ये पेंशन खत्म नहीं करते तो आज वो जरूरत नहीं पड़ती कर्मचारी को आंदोलन करने की। तो पल्लवी, विडंबना यही है। आज लगता है कि भी देश का नुकसान होता है। हमारे बीजेपी के मित्र कह रहे थे बहुत नुकसान हो रहा है देश का। जब आप आंदोलन करते तब देश आगे बढ़ता था, तब संसद न चलने देना भी देश हित में होता था।
तो देखिए, पक्ष विपक्ष, मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन जो जनता की आवाज है वो बिल्कुल मीडिया को, उसका फर्ज है मीडिया का कि वो उसको आवाज दे और जनता तक पहुंचाए उसकी परेशानियों को। और सरकार से उम्मीद होती है कि वो उन समस्याओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करे और उन समस्याओं का निराकरण करे। मेडिकल कॉलेज खुल गए, 5 लाख का भी बीमा मिल गया। मैं तो गांव में रहता हूं, गांव में कोई व्यवस्था अगर की हो तो मुझे बता दे। हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट में चले जाइए, शहर जाना पड़ेगा इलाज के लिए। आजादी के इतने सालों बाद भी हम गांव के स्तर पर एक छोटा मोटा कोई दवाखाना नहीं बना सकते थे क्या, जहां गांव के आदमी को खांसी जुकाम बुखार छोटी मोटी बीमारियों की दवा वहीं मिल जाती उसे। अगर सीरियस कंडीशन है तो बड़े अस्पताल में रेफर किया जाए। तो सरकारों की प्राथमिकता क्या है? उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि जो सरकारी कर्मचारी हैं इनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ें। क्यों नहीं लागू हुआ? लागू होना चाहिए था, तो वो सरकारी स्कूल की हालत सुधर जाती। तो देखिए, ये जो विडंबनाएं हैं ये कहीं ना कहीं जनता को आहत करती हैं और आज नहीं कल इनमें सुधार होगा, ये भी है, ये निश्चित है। समय लग सकता है, लेकिन सरकारों को आज नहीं कल इन समस्याओं का निराकरण और हल ढूंढना होगा। और अपने आप में जो भी जनप्रतिनिधि हैं उन्हें आदर्श प्रस्तुत करना होगा जिससे जनता उनका सम्मान करे। ऐसे भी जनप्रतिनिधि हुए हैं जो पेंशन और भत्ते न लेके टोकन रूप पर 1 रुपया लेते थे, बाकी सरकारी खजाने को दे देते थे जिससे जनता का भला हो। वो उदाहरण आज देखने को नहीं मिलता है। आज राजनीति का व्यवसायीकरण हो गया है, राजनीति का अपराधीकरण हो गया है। अपराधी मैं नहीं कह रहा हूं, इलेक्शन कमीशन के आंकड़े देख लें, हर पॉलिटिकल पार्टी अपराधियों को टिकट दे रही है और फिर कहते हैं कानून व्यवस्था खराब हो रही है। भैया, अपराधी लोग चुन चुन के जनप्रतिनिधि बनेंगे तो कानून व्यवस्था में सुधार कैसे होगा? तो बहुत सारी ज्वलंत समस्याएं हैं जिन पर गहन चिंतन की जरूरत है। सब गरीब की बात करते हैं। पल्लवी, मैं एक बात के साथ खत्म करता हूं। गरीब लोगों को टिकट क्यों नहीं दे देते? ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कितने टिकट दिए कांग्रेस ने? ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कितने टिकट दिए? उसको लाल पीला राशन कार्ड देके और उससे वोट तो लेते हैं, लेकिन उसे टिकट नहीं देंगे क्यों? सत्ता में भागीदारी हो जाएगी उसकी। तो सत्ता में भागीदारी गरीब को क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या उसके अंदर वो जज्बा नहीं है? क्या उसके अंदर उतनी समझ नहीं है? तो मैं फिर वही कहूंगा, विडंबनाएं बहुत सारी हैं। पॉलिटिकल पार्टियां अपने अपने नैरेटिव या अपने अपने तरीके से उसे जस्टिफाई करने की कोशिश करती हैं। यथार्थ के धरातल पर आप देखेंगे सब कहते हैं लेकिन करता कोई नहीं है। अवस्थी जी, आरटीआई के दायरे में क्यों नहीं आती पॉलिटिकल पार्टी? आप कहते हैं राजनीतिक सुस्ता की बात करते हैं, आरटीआई के दायरे में आना चाहिए। ये चंदा लेते हैं, पब्लिक से लेते हैं, जनता देती है, तो जनता को यह अधिकार होना चाहिए। लेकिन पॉलिटिकल पार्टियां सब एक हो जाएंगी, वहां न कांग्रेस रहेगी, न बीजेपी रहेगी, न लेफ्ट रहेगा, न राइट रहेगा। सब कहेंगे भी हम नहीं देंगे, हम आरटीआई के दायरे में नहीं आएंगे। किसी मसले पर तो एक हो रहे हैं, नहीं तो हर मसले पर तो छिन्न भिन्न ही रहते हैं हमारे देश के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज। अवस्थी जी, अपने फायदे के लिए सब एक हो जाते हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में सवाल किया अमित तावरे जी ने, मैंने हरियाणा के बारे में आपसे पहले सवाल किया था। इन चीज़ों को तो आप स्वीकार करेंगे ना? पेट्रोल डीजल एलपीजी के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा हम पीएफ के बारे में बात कर ले तो उसकी ब्याज दर आप लोगों ने घटा दी है। ये तो सच है ना, इसमें तो कोई आडंबर नहीं है या फिर ऐसा नहीं है कि कोई झूठे आंकड़े पेश किए जा रहे हों?
बार बार ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो इस समय पर डीजल और पेट्रोल के प्राइसेस बढ़े हैं वो इंटरनेशनल प्राइसेस के कारण बढ़े हैं। 2010 में कांग्रेस ने पेट्रोल को डिकंट्रोल किया था और 2014 में भाजपा की सरकार ने डीजल को डिकंट्रोल किया। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जब कीमत कम होती है तब कम क्यों नहीं होती? अभी जवाब दे रहा है, सुनिए तो उपाध्याय जी, आप बोल रहे थे पूरी कहानी तो मैं सुन रहा था ना। बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, और आज हमारे देश को जब वो गर्त में जा रहा था उसको रोककर जो हमारे हाईवे बनते थे वो भी तारकोल तार वाले, वो एक दिन में 5-6 किलोमीटर बनाया जाता था। आज हम 70 से 80-90 किलोमीटर तक पहुंच गए पर डे। तो हमारा पर डे कंजम्पशन, मेरी रिक्वायरमेंट, हमारे देश की रिक्वायरमेंट आज बहुत ज्यादा हो गई। मैं बार बार ये कहता हूं कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 70 सालों में बना दिया गया होता तो आज हम उस देश को उसमें आगे निकल गए होते। आज देश की इतनी बड़ी दिक्कत है कि 25,000 मेट्रिक टन जो तेल का रिक्वायरमेंट है, ऑयल का, सरसों का तेल, इसका तेल, वो भी हम 15,000 मेट्रिक टन तक बनाते हैं। 10,000 मेट्रिक टन हम बाहर से लेके आते हैं। ये भी देश के दुर्भाग्य है कि जो हमारा सरसों का तेल है जिसको गांव-गांव पे बनाया जाता था उसका भी हमने बनाना बंद कर दिया। इसलिए आत्मनिर्भर भारत बनने के में ऐसा नहीं होता कि कोई एक बटन है उपाध्याय जी जिसको हम दबा देंगे सब ठीक हो जाएगा, अंधेरा से लाइट आ जाएगी, सब कुछ ठीक चलने लगेगा। समय लगेगा, परंतु हम समय लगा तो रहे हैं। और बीच में ये 2 साल जो हमारा कोरोना पीरियड आया, पूरे विश्व में सबसे अच्छी इकॉनमी है हमारी और हमारा जीडीपी 10 तक टच कर रहा है। जहां लोगों की नेगेटिव है वहां पे हम बढ़ा के यहां पर लाए हैं। कहीं पे कभी तो कहो कि हम लोग देश को एक सही दिशा में ले जा रहे हैं। आप राजनीतिक पर्यवेक्षक हो सकते हो पर आपको न्यूट्रल लेना चाहिए। कहीं अच्छा काम भी किया है तो बताना चाहिए आपको आके टीवी चैनल के ऊपर कि ये अच्छा काम कर दिया। मैं बार बार कहता हूं कि हम बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। हो सकता है गांव में अंदर हॉस्पिटल नहीं है, जरूर होंगे, आपने भी कहा है जल्दी होंगे, पर गांव में बिजली भी नहीं थी, हर गांव में बिजली पहुंची है। ये भी आप कह सकते थे ना कि हर गांव में, हर घर में बिजली पहुंची है। अब बिजली का वहां पे इतना 8-8, 9-9 घंटे, 10-10 घंटे नहीं जाती है, जब हर घर के अंदर पानी भी दे रहे हैं। और हमारा इस योजनाओं में बहुत जल्द पूरा भारत के घर में, पूरे भारत, पूरे देश में जल से, नल से जल मिलेगा। मैं कह रहा हूं बार बार, आप सब लोग हमारे नेगेटिव जितना भी बोलोगे हम उतने पॉजिटिव होंगे। हमको कभी डर नहीं लगता अपने ऊपर विरोधियों को बात करते हुए, पर कम से कम आप राजनीतिक पर्यवेक्षक हो तो अच्छी बातें भी बोलो कि जिस गांव में 2014 से पहले कितना गांव थे भारत के अंदर जहां लाइट नहीं आती थी, वो लाइट लेके आया व्यक्ति। जो पूरे, अभी हमारे अमिताभ जी कह रहे थे 136 नंबर पे है खुशहाल देशों में, वही भारत का प्रधानमंत्री विश्व के सबसे पावरफुल प्रधानमंत्रियों में पहली रैंक पर है। ये भी तो बोलो कोई। ठीक है अवस्थी जी, आपकी बातों से मैं अग्री कर रही हूँ। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन प्रायोरिटी अगर हम जाए, यहाँ पर खाली बोल तो रही हूँ सर, बोलने चिल्लाने से बोल तो रही हूँ, अफ्रीका के अंदर, पल्लवी जी, अफ्रीका के अंदर क्या है कि किसी पेड़ को काटने की जरूरत नहीं है, उसके आगे उसका विरोध करते रहो, उसको गाली देते रहो, वो अपने आप पेड़ मर जाता है। यही काम है विपक्ष और इस तरीके के लेफ्ट मानसिकता के पर्यवेक्षकों का। मैं ये जानना चाह रही थी कि फिर हमारी प्रायोरिटी में क्या है। प्रायोरिटी में ये है कि हमारे प्रधानमंत्री, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि वो विश्व के मजबूत नेताओं में, बहुत अच्छे नेताओं में उनकी गिनती आती है। ये हमारे लिए सिर्फ प्रायोरिटी होकर खत्म हो गया या हैप्पीनेस इंडेक्स में हम लगातार पीछे जा रहे हैं, उसे हमें ऊपर लेकर आना है, ये प्रायोरिटी में। पल्लवी, जब बात होती है प्रधानमंत्री की तो वो भी बोला जाता है, जब बात सड़क की होती है तो ये भी रखा जाता है। आज मुद्दा है कि भी जो देश बंद है, जो हड़ताल है, उसके क्या कारण हैं? आज हड़ताल के ऊपर बात हो रही है, आज विश्व पटल की बात नहीं हो रही है, आज सड़क की बात नहीं हो रही है। हड़ताल पे ही कह रहा हूँ, क्या पहली बार हड़ताल हुई है क्या?
सर आज जो नहीं, हड़ताल बिल्कुल के नहीं हुई। मुद्दे हैं, आज जो हड़ताल के मुद्दे हैं अवस्थी जी, वो जस्टिफाई तो आप ही को करने पड़ेंगे कि ये सही है या नहीं। वो कर और रहे मैं हैं वही लोग। तो आपसे जानना करने चाह रही लगेगा। थी। मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर सीए बनेगा, एनआरसी के बारे में बात ही उत्पादन नहीं की बढ़ेगा, थी। दुकानें बनेंगी, आत्मनिर्भर भारत बनेगा। तो आपके सबको टाइम नौकरियां पर मिलेंगी, अगर महंगाई देश बढ़ खुशहाल रही है होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होने के कोविड लिए, तो काल कांग्रेस में- के टाइम की कोविड महंगाई काल आपको में- डायन क्यों लगती थी सर? कांग्रेस के टाइम मैं यही टाइम तो की कह रहा महंगाई हूं। क्यों खराब थी? यदि 190 करोड़ वैक्सीनेशन को लगाने के बाद देश को खुशहाल किया गया है, कितने लोगों को हम लोगों ने भोजन दिया, भूख से ना मरे। हो सकता है कि आज हम कुछ जो आप बात कह रहे हैं कि आपके गांव में वो अच्छा सा कोई हॉस्पिटल ना हो, पर वो जल्द ही होगा। मैं बार बार कह रहा हूं, इसको समय देना चाहिए। सर हम सही सुनिए। दिशा में चल रहे हैं। यदि हम गलत दिशा में चल रहे हो तो आप बोलो कि आपका दिशा गलत है। मैं आपके चैनल के ऊपर सहर्ष स्वीकार करता हूं कि किसी भी एमएलए और एमपी को जो सार्वजनिक क्षेत्र पर है उसको कोई पेंशन नहीं लेनी चाहिए। ये मैं कहता हूं आपके अपने चैनल पे, हिसाब मैं से तो वो मानता हूं आपके छोड़ेंगे चैनल। नहीं। आपको भी पता है अवस्थी जी, साहब अब देखिए, इतना कोई दयावान और देखिए, दिलदार आज- नहीं है कि वो आज- अपने आप अपनी पेंशन छोड़ दे और बोल दे कि बहुत ठीक सारे है मैं लोग तो हैं, दे बहुत रही सारे हूं। लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं पूरे कहाँ देश है? में। कितने लोगों ने अपनी सब्सिडी छोड़ी है, एलपीजी गैस का सिलेंडर छोड़ा है, वो सब जनता लोगों ने छोड़ा है। अभी समय भी होगा, वो अभी जनता समय ने- आएगा। क्योंकि मुझे जनता ने जो बोला है। राशन की लाइन में आप जो राशन दे रहे हैं, और मैं बहुत सराहना करती हूँ कि आप गरीबों के लिए राशन दे रहे हैं सर मुफ्त में, वहां पर मुझे कोई जनप्रतिनिधि उन लाइनों में लगा नजर नहीं आता। तब दिल दुखता है कि उनको बड़ी सुविधाएं हैं और ऐसा कोई दिलदार नहीं है सर। आप बात मानिए कि वो अपने आप अपनी आप पेंशन और और हम छोड़ भी नहीं दें। लगते। नहीं नहीं, वही पल्लवी बात है एक ना चीज बता रहा सर, हूँ। आप दे दीजिए, पल्लवी आप सुन दे ले। दीजिए डोर स्टेप डिलीवरी, आप दे दीजिए, उनको भी नहीं पल्लवी- लगना पड़ेगा। बताइए उपाध्याय जी। पल्लवी तो पल्लवी मैं अनाज- जानता हूँ। अनाज, मेरी बात सुनिए, अनाज पल्लवी- यदि केंद्र सरकार की योजना है तो केंद्र सरकार जैसे कहेगा वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। आपको यदि घर घर डिलीवरी देनी है तो आप अपना अनाज लीजिए ना। आप फ्री में ठीक है। क्यों केंद्र से अनाज ले रहे हो? यदि केंद्र की योजना है तो केंद्र के हिसाब से चलाइए। आपकी राज्य की योजना है, आपको अनाज देने को तैयार है हम, और कराइए। ये अरविंद केजरीवाल जी के इतने नाटक है, आप इस टॉपिक पे भी कभी डिबेट करिए, मैं जवाब देने को तैयार हूं। टैक्स हम यूपीए के कार्यकाल में भी देखते थे, टैक्स हम एनडीए के कार्यकाल में भी देते हैं, लेकिन तेल हमारा तब भी निकल रहा है। ये बात समझ नहीं आ रही। कुछ कहना चाह रहे हो उपाध्याय जी आपसे? अवस्थी जी बताइए उपाध्याय। पल्लवी देखिए, बात वो नहीं है फ्री राशन दे दीजिए, फ्री दवा दे दीजिए, फ्री टीका दे दीजिए, कोई फ्री बिजली दे रहा है, कोई फ्री स्कूटी देने की बात कर रहा है। उसको रोजगार दे दो, रोजगार होगा, वो कमाएगा, अपने बच्चे पढ़ा लेगा। कहां से रोजगार देगा बताइए ना। आपको देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, उपाध्याय जी आज इसी पर डिस्कशन कर लेते हैं। बस इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, रोड बनेंगी, फैक्ट्रियां बनेंगी तो जवाब नौकरी मिलेंगी। सब बंद बड़ी करके अच्छी नौकरी बात है। नहीं मिलनी है। इसलिए देखिए, मैं पहले उस बात इंफ्रास्ट्रक्चर को- होना चाहिए, तब देखिए, नौकरियां मैं उस होगी। बात- कि पहले नौकरी होगी उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। आप विषय को नौकरी- समझो तो। नहीं, देखिए विषय हम समझ रहे हैं, और जो आज जो हड़ताल हो रही है, जिस पर हम मंथन और विचार के लिए बैठे हैं, या जिस पर हम बहस कर रहे हैं, तो जब चीजें जिस टॉपिक के ऊपर होती हैं, आपने कहा माननीय प्रधानमंत्री जी को हम अप्रिशिएट करते हैं कि भी यूक्रेन युद्ध में भी युद्ध क्षेत्र से बच्चों को निकाल के ले आना, वो मजबूर नेता की छवि है। लेकिन उसके साथ साथ मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री ये अपील कर सकते हैं कि भी ये 10-10 पेंशन वाला जस्टिफाई नहीं है, जनप्रतिनिधि अपनी पेंशन छोड़ दे। और मुझे विश्वास है अगर वो एक अपील करेंगे तो 99% फॉलो होगा। उन्होंने सब्सिडी के लिए अपील की, जनता ने छोड़ी सब्सिडी, तो जनप्रतिनिधि भी कुछ छोड़े। किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है, हर पॉलिटिकल पार्टी का जनप्रतिनिधि आगे आकर ये कहे कि भी नहीं लूंगा, मैं भी अपनी पेंशन का त्याग करता हूं, अच्छा लगेगा। और जनता यही चाहती है, और जनता ऐसे जनप्रतिनिधियों को अपने सर आंखों पर बिठाती है। आज अगर मोदी जी जनता की चिंता करते हैं तो जनता मोदी जी की चिंता करती है। उनके नाम पर उस निकम्मे एमएलए को वोट कर देती है जिसने जनता की 5 साल खबर नहीं ली। वो सिर्फ मोदी जी के नाम पर जीत के आता है।
तो वो जो छवि है जनप्रतिनिधियों को आगे आकर बनानी होगी और उन पर एक प्रेशर हो कि आपको जनप्रतिनिधि हैं तो आप मालिक नहीं हैं, आप सेवक हैं और ज्यादा से ज्यादा सेवा करिए। योगी आदित्यनाथ ने कहा उत्तर प्रदेश में कि आप मालिक न बने, सेवक बनकर सेवा करें। तो ये भाव जगाना होगा। अवस्थी जी, ये आने वाले समय में बड़ा मुद्दा रहने वाला है पेंशन का, ये बात आप भी समझ रहे होंगे, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी सरकारें इस पर काम करना शुरू कर देंगे। अवस्थी साहब जरूर करेंगे पल्लवी जी, जरूर करेंगे पल्लवी, क्योंकि इतनी आसानी से ये मसला अब जाने से रहा और पुरानी पेंशन बहाली की भी मांग जगह जगह से उठ रही है। अवस्थी साहब देखिए यहाँ पर सरकार ने भी, अखिलेश यादव जी ने भी ये मामला उठाया था, चुनाव में एक मुद्दा उठाया था कि उनकी सरकार आएगी तो हम पुरानी पेंशन जो 2004 बजे की थी उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। पर जब ये इम्प्लीमेंट हुआ था तब उन्हीं की सरकार थी, मुलायम सिंह जी सरकार ने यूपी में इम्प्लीमेंट किया था और ये पेंशन खत्म करी थी जी। सबका एक तरीके से पूरे देश में, नॉट ओनली सरकारी अफसर को भी पेंशन छोड़नी चाहिए। यदि आम जनता को पेंशन नहीं मिलती है, एक पान वाले को पेंशन नहीं मिलती है, तो क्यों वो सरकार को पेंशन में, सरकारी आदमी को पेंशन मिलनी चाहिए, यह विषय भी हो सकता है। जो रोड के ऊपर अपनी एक ज्वेलरी की दुकान लगाता है उसको भी मिलनी चाहिए पेंशन बुढ़ापे में, या कोई एक रिक्शा वाला है जो रिक्शा चलाता है उसको भी पेंशन मिलनी चाहिए, क्यों सरकारी आदमी को ही पेंशन मिलनी चाहिए, यह विषय भी डिस्कस होना चाहिए। क्यों, क्या वो बूढ़ा आदमी कैसे चलाएगा 60 साल के बाद या 80 साल के बाद, कैसे घर चलेगा? वो कोई व्यक्ति नहीं है या उसने कोई देश में काम किया नहीं है क्या? ये सब विषयों को एक पूरे तरीके से समझना होगा, तब पेंशन समझ में आती है। यहां पर क्या है कि खाली सरकारी लोगों को, जिन्होंने पूरे समय पर 60, देखिए आज जो व्यक्ति, जो नेता है वो भी 5-5 साल में चुन के आता है, गलत है तो उसको जनता नकार देती है, पर एक अफसर यदि गलत आ गया सरकार में तो 40 साल तक, जब तक वो रिटायर नहीं होता है तब तक वो दुनिया का खून चूसता रहता है। इसके ऊपर भी हर 5 साल में ऐसा होना चाहिए कि जो आदमी लायक नहीं है सरकारी अफसर, उसको हटा देना चाहिए, उसकी पेंशन बंद कर देनी चाहिए। जिसने गबन कर दिया, नियम तो आपके डबल इंजन बनाएगी सरकार, बनाएगी, समय का इंतजार करिए, करते हैं कि जल्द से जल्द इस दिशा में काम शुरू हो जाए। चलिए, समय की कमी में बीच में रोक रही हूँ आपको, मेहमानों का धन्यवाद अदा करना चाहूंगी चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि हरियाणा, पश्चिम बंगाल समेत देश के अलग अलग राज्यों में आज भारत बंद का आह्वान किया गया। विभिन्न अपनी मांगों को लेकर ट्रेड यूनियनों ने इस भारत बंद का आह्वान किया था, जिसकी तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं और इस बंद का असर भी दिखाई दे रहा है। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि अपनी मांगों को लेकर जो ट्रेड यूनियन आज हड़ताल पर है और सड़कों पर है, क्या इन मांगों पर ध्यान दिया जाता है? इसी के साथ मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।